2 अगस्त 2025 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त के शुभ अवसर पर द्वीपों के विभिन्न हिस्सों में किसान भाई बहन उत्साहपूर्वक एकत्र हुए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से सजीव प्रसारण के माध्यम से ये किश्त जारी की, जिसके तहत देश भर के 9.7 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए की धनराशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी गई। अंडमान और निकोबार में इस योजना के अंतर्गत 13,059 किसानों को लाभ प्राप्त हुआ और उनके खातों में कुल 2.84 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। मुख्य कार्यक्रम श्री विजयपुरम स्थित केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के TR दत्ता सम्मेलन हॉल में आयोजित किया गया, जहां श्री विजयपुरम और फरारगंज तहसील से आए 130 किसान उपस्थित थे। इसी तरह कृषि विज्ञान केंद्र निम्बूडेरा उत्तर व मध्य अंडमान में बसंतीपुर, हरिनगर, स्वदेश नगर और आमकुंज जैसे गांव से आए 79 किसान और महिला किसान सहभागी बने। कुल मिलाकर इस पूरे आयोजन में 1,230 किसान, PRI प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी सहभागी बने। इस आयोजन में केवल वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक संवाद, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और नवीन कृषि तकनीकों पर विस्तृत चर्चा भी हुई। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित इन सत्रों में किसानों को जैविक खेती, पशुपालन प्रबंधन, एकीकृत मत्स्य पालन, मशरूम उत्पादन, पोल्ट्री और घरेलू बागवानी जैसे विषयों पर मार्गदर्शन मिला। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर ने किसानों को नवीनतम अनुसंधान और कृषि नवाचारों से अवगत कराया और बताया कि ऐसी प्रदर्शनियों से द्वीपों की कृषि को नई दिशा मिलेगी। कृषि सम्मान निधि का जो 20वीं किस्त आज देने जा रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री खुद संबोधित भी करेंगे किसानों को, उसके बाद कृषि मंत्री भी संबोधित करेंगे। उसके उपलक्ष्य में हमने जो किसान हमारे संपर्क में होते हैं, हमारे संस्थान के साथ काम करते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, उनको यहाँ बुलाया है। ये फ़ायदा लेके इसी प्रोग्राम का हमने एक छोटी सी प्रदर्शनी भी यहाँ लगाई है। हमारी जो भी टेक्निक हमने डेवलप की है, जो कमर्शलाइज की है, जो किसानों के डायरेक्ट फ़ायदे की है, वो हमने लगाई है। हम पहले 1 घंटे में हमने उनको सब हमारे बारे में समझाया कि क्या क्या टेक्नोलॉजी है और कैसे उसकी खेती उन्नत हो सकती है, उसके फ़ायदे कैसे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम अभी प्रधानमंत्री को जो सुनेंगे और उसके बाद फिर कृषि मंत्री जी के साथ उनके भी वार्तालाप हो जाएगा। इसीलिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अजित अरुण वामन ने मसाला उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे द्वीप आत्मनिर्भर बन सके। हमारे आइलैंड में मसाले की खेती बहुत अच्छे से होती है। उसमें दालचीनी एक ऐसा मसाला है जो बहुत अच्छे से यहाँ पे हो सकता है, लेकिन बहुत सारे किसान बोलते हैं कि दालचीनी छीलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसी परेशानी को हल करके हमने क्या किया कि एक ऐसा छोटा सा टूल बनाया है, जिसका हमने नाम दिया द्वीप सिनरब। जिसके नाम के सामने द्वीप लगा है, मतलब ये कैरी का अपना प्रोडक्ट है। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी लाइसेंस हो चुकी है और ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। हमारी आइलैंड की एक लड़की है कार्तिका देवी, उसने उस टेक्नोलॉजी को खरीदा है और इसको मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। अभी आप यहाँ पे प्रदर्शनी में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सेल के लिए भी रखा है और बहुत सारे फार्मर इसको परचेस कर रहे हैं ताकि अपने फार्म में वो यूज़ कर सके। तो इसके बारे में मैं एक छोटा सा चीज़ बता दूँ कि जब हम दालचीनी छिलका निकालते हैं तो उसमें अलग अलग स्टेजेस होती है। ये छोटी सी बुकलेट है, इसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप कैरी के वेबसाइट से भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें हमने प्रोसेस दिखाई है बहुत सिंपल तरीके से कि जिस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि ये जस्ट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि इसमें आप देख सकते हैं कि क्रिकेट स्टम्प साइज़ वाले जो मोटे तने हो जाते हैं सिनेमन के, दालचीनी के, उसको हमने क्या करना है, कट कर देना है और उसके बाद में सबसे पहले बाहर वाली जो बार्क होती है उसको हल्के से रब करके हटा देना होता है, उसको स्क्रैपिंग बोलते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है कि किसी मेटल के इससे हमें उसको छीलना, मतलब रबिंग करना होता है। रबिंग करने से क्या हो जाता है कि जो छाल है वो सेपरेट हो जाएगी, ताकि जो छीलने का प्रोसेस है या जो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है, पीलिंग का प्रोसेस है, वो आसान हो जाए। तो ये जो सिनेमन बार्क रबिंग टूल है वो यही काम करता है कि आप उसको अगर घिसेंगे तो बहुत आसानी से वो छिलका सेपरेट हो जाएगा और आपके हार्वेस्टिंग में जो टाइम लगने वाला है वो लगभग
70% से 80% तक कम हो जाएगा। तो इससे आपको ज़्यादा टाइम, कम टाइम में आप ज़्यादा प्रोड्यूस आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपका कम हो जाएगा। और ये एक ऐसे मेटल से, स्पेशल मेटल से बना हुआ है कि जिसमें लेड का कंटामिनेशन नहीं होता है। तो ये बहुत सारे किसान ले रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसान ने अभी खरीदा है। तो मैडम आप बताइए कि किस तरह से आपके फार्म में यूज़ होगा। चाकू से ही हमेशा हम दालचीनी को निकालते थे, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी की वजह से एक कैरी से ये प्रोग्राम दिया था। इससे पहले हम मटन करी, इससे ट्रेनिंग भी दिए थे। तो ट्रेनिंग लेने की वजह से आज देखा तो ये यहाँ में डिस्प्ले में रखा है, ये लेने के लिए मैं आई है। ये मेरा बिजनेस के लिए बहुत यूज़फुल होगा। और हम यहाँ का लोकल प्रोडक्ट दालचीनी वगैरह सब हम खुद अपना हार्वेस्ट करती हूँ, इसीलिए ये वाला मैं आज कर ले रही हूँ कैरी से। मेरा आने वाला दिन में बहुत यूज़ होएगा, आप लोग भी लीजिए। इस तरह ये बहुत आसानी से निकलेगा। इसका प्राइस है 950 रुपीज़ है। मैंने आज एक खरीदी है, ये यूज़ होएगा सोच के ले जाती हूँ, बेटर यूज़ होएगा। जैसे कि बहुत सारे किसानों यहाँ पे दालचीनी की या अलग मसालों की यहाँ पे मतलब उत्पादन भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या समस्या से जूझ रहे हैं कि वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पे 8 से 9 महीने बारिश होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है। तो उसके वजह से क्या होता है कि फफूंद आना बहुत कॉमन होता है। मसाले आप देखेंगे, ब्लैक पेपर देखेंगे तो उसमें वाइट कलर की परत आ जाती है, या अगर दालचीनी देखेंगे तो अंदर में ब्लैक कलर की एक फफूंद जैसे आ जाती है। तो ये डिज़ायरेबल नहीं है। अगर ऐसा मसाला आप मार्केट में बिक्री करने के लिए जाएंगे तो वो कॉम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि ख़राब क्वालिटी का मसाला मिले। तो ये मसाला अगर अपने अच्छा क्वालिटी का बना है तो उसके साथ साथ उसकी पैकिंग करना, उसका स्टोरेज करना सही तरीके से, वो उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वो फाइनल कंज्यूमर तक नहीं जाता है तब तक उसकी क्वालिटी बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जब मसाला हम ड्राई भी करेंगे तो उसकी हर मसाले की एक अपनी तकनीक होती है, उस हिसाब से ही आपको ड्राई करना है। जैसे ब्लैक पेपर है, आपने अगर बहुत सारे जो किसान हैं उनको पता है ब्लैक पेपर कैसे ड्राई की जाती है, लेकिन जब आप उसमें से जब बेरी हार्वेस्ट करते हैं तो 1 या 2 बेरी पकती है, तब उसको आप पूरा के पूरा जो स्पाइक होता है उसको निकाल देते हैं, उसकी जो बेरीज है उसको सेपरेट करते हैं और डायरेक्टली उसको धूप में सुखा देते हैं। वो धूप में सुखाने से पहले अगर आपने सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए अगर उसको गर्म पानी में डुबा दे और उसके बाद में अगर सुखा दे, तो जहाँ पे आपको 8-9 दिन का टाइम लग रहा था उसके जगह पे आप 4 से 5 दिन में ही बढ़िया क्वालिटी का आपको क्या होगा, ड्राइंग हो जाएगा, उसमें खुशबू भी तेज़ होगा और एक शाइन भी उसमें आ जाएगा। और दूसरी चीज़ इसमें क्या हो जाएगी कि जो हमारे मसाले की क्वालिटी है, वो खुशबू है, वो भी बरकरार रहेगी। जस्ट 1-2 मिनट का हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत सारे लोग मिस आउट करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो क्वालिटी चाहिए वो नहीं मिल सकती। दूसरा एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोग थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब हमें पता है कि 8 से 9 महीना हमारे यहाँ पे बारिश होगी, तो हमने भी क्या करना है कि कुछ जैसे कैबिनेट ड्रायर्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे हॉट एयर ओवन होता है, उसमें अगर आप मसालों सुखाएंगे तो क्वालिटी तो बरकरार रहेगी, साथ साथ आप साल भर उसको सुखा सकते हैं। मतलब आपको ये परेशानी नहीं है कि बाहर में बारिश हो रही है, अभी मैं कैसे मसाले सुखाऊं, तो वो परेशानी से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। आपके हाथ में आपका ड्रायर होगा, आप सीधे मसाला लोड कर दीजिए, टेम्परेचर जो हम बताएंगे वो टेम्परेचर पर सेट कर दीजिए, तो वो क्वालिटी आपकी जो चाहिए वो बरकरार रहेगी। उसके बाद में आपका पैकेजिंग भी है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि आपने बढ़िया से पैकिंग कर दिया, लेकिन अगर कुछ टाइम के लिए भी अगर वो बाहर रह गया तब भी उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जहाँ पे मॉइस्चर आएगा वहाँ पे आपका फिर से कंटामिनेशन हो जाएगा। तो इसके वजह से आपको क्या करना है, उसका पैकिंग भी बहुत अच्छे से ही होना है। फूड ग्रेड पैकेजिंग में आपको यूज़ करना है। बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल है, उसके प्लास्टिक के ही बहुत सारे प्रकार अवेलेबल है, ग्लास में भी आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी स्टोरेज के लिए यूज़ करें वो फूड ग्रेड का मटेरियल होना चाहिए, और ऐसा हो कि जिसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना हो। अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो उसमें फंगस आने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मसाले की साइंटिफिक तरीके से कैसे खेती की जा सकती है, या तो फिर किस तरह से हम मसालों का चारा अच्छे से बना सकते हैं, या कौन सी अच्छी वैरायटीज़ यहाँ के लिए सूटेबल है, ये सब के सब हमारे यहाँ पे नर्सरी है कैरी में। आप अगर कभी आएंगे तो देखेंगे, साल भर आप चारा यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं, और बहुत सारी हम ट्रेनिंग्स भी देते हैं यहाँ पे कैरी में। उसके लिए हम क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर जो होते हैं, लोकल न्यूज़पेपर होते हैं, दूरदर्शन होता है, इनमें भी हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ताकि जिसको इंटरेस्ट हो वो सच में यहाँ पे आए, हमें अप्रोच करे और उसमें ट्रेनिंग ले। इसके अलावा भी अगर आप कोई ग्रुप है 5 लोगों का, 10 लोगों का, 15 लोगों का, तो हमारे डायरेक्टर को आप लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं कि हमें ऐसे ऐसे एस्पेक्ट पे ट्रेनिंग चाहिए,
तो हम डेफिनेटली उसके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम ऑफ फार्म भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, मतलब उन आपके फार्मर के फील्ड में भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लेके आना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास में है जो फार्मर के फील्ड में नहीं हो सकती, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे और थोड़ा सीखेंगे तो शायद अपने यहाँ पे भी वो फैसिलिटीज़ बना सकते हैं। तो वो सभी ट्रेनिंग आपको कैरी में अवेलेबल कराई जा सकती है। एक्चुअली ये टूल बहुत यूज़फुल रहेगा क्योंकि हम इतना दिन से ढूंढ रही थी। मेरा उधर सिनेमन ऐसे ही बेकार चला जाता था, छोड़ देती थी, हम बिल्कुल उसको हार्वेस्ट नहीं करती थी। अब ये यूज़फुल रहेगा सर मेरे को ये टूल से। स्थानीय उद्यमी श्री अर्जुन ने किसानों को प्रेरित किया कि वे कैरी से तकनीकी समर्थन लेकर स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाएं। मैंने स्टार्टिंग में बिज़नेस स्मॉल स्केल में शुरू किया था, लाइक घर में ब्रीडिंग करना वगैरह। और जब मैंने ब्रीडिंग करना शुरू किया था तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लाइक फिशेस का मरना और जो बेबीज़ पे होते थे उसका ग्रोथ नहीं होना। तो मैंने कैरी से कांटेक्ट किया था और मैंने कैरी में प्रवीण सर एंड चित्रंजन सर के अंडर में बहुत सारे ट्रेनिंग किए थे, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि कैसे बेबीज़ को ग्रोथ किया जाता है और लार्ज स्केल में ग्रोथ किया जाता है एंड डिजीज़ फ्री बिज़नेस करने के लिए मुझे आइडिया दिए थे। इसके बाद से मेरा बिज़नेस भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ और मेरा बिज़नेस अभी अच्छा चल रहा है एंड प्रॉफिटेबल भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू जब मैंने स्टार्टिंग किया था। उसके बाद में मैंने इसको ब्रीडिंग वगैरह को अपने घर में बहुत लार्ज स्केल में किया था और ऐसे ऐसे वैराइटीज़ को भी प्रोडक्शन किया था जो कि मैंने प्रोडक्शन करके चेन्नई के रेट से भी कंपेयर में लेस रेट में मैंने सेल्स करना शुरू कर दिया था। और मुझे 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शंस के इन्वाइट किया गया था ऑल ओवर इंडिया से। मैंने वहाँ किया था और अंडमान को मैंने ये ऑर्नामेंटल फिशेस का उसमें रिप्रेजेंट किया था। और मैं कैरी को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मुझे बहुत सारे प्रॉफिट भी मिले, ग्रोथ भी हुए और मैं अभी ऐसा बिज़नेस कर रहा हूँ जिसमें मुझे डिजीज़ फ्री और मुझे जो प्रोडक्शंस है और जो मैं मंगा रहा हूँ उसमें भी मुझे बहुत सारा प्रॉफिट मिल रहा है। तो कैरी को बहुत धन्यवाद, स्पेशली प्रवीण सर एंड चित्रंजन सर को भी बहुत धन्यवाद मुझे ऐसा सपोर्ट करने के लिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये जो ब्रीडिंग है आप घर में कर सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत सारा बड़ा पॉन्ड का ज़रूरत कुछ नहीं है। आपके पास जो लाइक जैसा थर्माकोल बॉक्सेस आता है उसमें भी आप इसको ब्रीड कर सकते हैं। जो गप्पी फिशेस है इसको आप घर में खुद अपने घर पे छोटा सा स्केल थर्माकोल बॉक्स में अगर ब्रीडिंग भी करेंगे तो मंथली आपको नई करके आपको 5000 रुपीज़ का इसका प्रॉफिट मिलेगा। और क्लाइमेट की जब बात है, यहाँ पे क्लाइमेट के हिसाब से गप्पी फ़िश और मॉली फ़िश ये सब आपको जल्दी ग्रोथ हो जाता है एंड फाइटर फिश जो कि आपको बाकी फिशेस से भी ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि जो फाइटर फिश का ग्रोथ है आपको 3 मंथ में ऐसा ग्रोथ हो जाता है कि जिसको आप 300 to 500 में भी आपको उसको सेल कर सकते हैं एंड उसको मेंटेन करना बहुत आसान है। मैं मार्केटिंग खुद से भी करता हूँ, कैरी की तरफ से मैं बहुत से ट्रेनिंग करके मैं अपना नॉलेज भी बढ़ाता हूँ और उन्होंने भी मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया है मार्केटिंग करने में। उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, सबको बताते भी कि क्या शॉप के बारे में, तो मुझे यहाँ से भी अच्छा सपोर्ट मिलता है। और मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह में मेरा मार्केटिंग चल रहा है। और डॉक्टर चित्रंजन राउल ने सजावटी मछलियों के व्यावसायिक उत्पादन की संभावनाओं को रेखांकित किया। हमारे फिशरीज डिवीज़न में के द्वारा बहुत सारे टेक्नोलॉजी का उद्भावन किया गया है। उनमें से आप एक देख पा रहे हैं, इसे बोलते हैं फैंसी गप्पी लार्वा रियरिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें ये कैसे जो सजावटी मछली का कैसे एक्वेरियम बनाते हैं, उसको एक्वेरियम का कैसे मैनेजमेंट करते हैं और गप्पी का कैसे ब्रीडिंग करते हैं, कल्चर करते हैं, वो सब हम ट्रेनिंग देते हैं। इसमें भरपूर एंटरप्रेन्योरशिप का संभावना है। जैसे कि आप पता है, यहाँ पे एक उद्योगी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, मिस्टर अर्जुन, जिन्होंने ये एक्वेरियम बिजनेस एंड ऑर्नामेंटल फिश बिजनेस को टेक ओवर करके बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे ये जो गप्पीज़ है, यहाँ इसका डिफरेंट कलर वेराइटीज़ होता है, जैसे ब्लैक वॉली, फैंसी वैली, वाइल्ड गप्पी, ये सब है। उसको बनाने में बहुत कम खर्चा आता है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर या कोई इसको कल्चर करना चाहते हैं, कैसे वो कांच के कम दाम में एक्वेरियम बना सकता है और उसको सजावटी करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, उसको ग्रावेल चाहिए, लाइट चाहिए, मच्छी चाहिए या फिल्टर चाहिए, एरेटर चाहिए, ये सब सामान क्या क्या सामान का ज़रूरत है उसका भी हम ट्रेनिंग देते हैं। और मच्छी को कैसे ब्रीडिंग करके नया बच्चा उत्पादन कर सकते हैं, उसको बच्चा का पोषण देके कैसे और भी ज़्यादा सर्वाइबिलिटी बढ़ा सकते हैं और उसका जो नेचुरल प्राकृतिक दाना है कैसे आप कल्चर कर सकते हैं, इस सब के बारे में भी हम ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा जो मछली को जो तालाब में मच्छी कल्चर किया जाता है उसको मच्छी का दाना बोलते हैं, इसका भी कैरी के द्वारा किया गया है। इसको डीप
कार्प ग्रोअर फीड बोलते हैं। जनरली जो मच्छी का दाना होता है वो 80 से 90 रुपये से ज़्यादा होता है, और लेकिन कैरी के टेक्नोलॉजी के द्वारा ये बनाया गया है दाना 50 रुपये पर केजी होता है। और कोई भी फार्मर अगर चाहते हैं तो इसको कैसे बनाए इसका भी ट्रेनिंग देते हैं, और अगर किसी को भी दाना डिमांड है कैरी के संपर्क करने से 50 रुपये केजी के उनको दिया जाता है। इसके अलावा इसका जो बनाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, अगर यहाँ पे मशीन सर है, और गवर्नमेंट का भी बहुत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मच्छी का दाना बनाने के लिए छोटा मिनी फीड इंक्यूबेटर स्कीम है, जिसमें आप खुद मशीन खरीद के मच्छी का दाना बना सकते हैं। ये जो एक्वेरियम टैंक है, इसमें जो हमारा ये 15 बाई 10 का एक्वेरियम है, फैंसी गपी है, और डिफरेंट साइज़ के हिसाब से लोगों का जो डिमांड होता है उसके करा सकते हैं। जो जनरली हम लार्ज स्केल में जो ग्लास का सीट लाते हैं उसको एक्वेरियम साइज के हिसाब से उसको काटते हैं। इसको जनरली ये सारे कवर होते हैं, सिर्फ ऊपर को छोड़ देते हैं, आइदर इसमें हुड भी लगा सकते हैं। ये जो एक्वेरियम बनाने के लिए उसका जो मेन है कांच चाहिए, उसका जो एक्सेसरी चाहिए ग्रावेल चाहिए, मच्छी चाहिए, और एक फ़िल्टर चाहिए जो ऑक्सीजन देगा और पानी को अच्छा रखेगा। इसको बनाने के लिए लगभग अगर 500 से 600 रुपया खर्चा आएगा एक एक्वेरियम बनाने के लिए, और मच्छी के साथ अगर आप बेचते हैं तो 2500 तक भी आप बेच सकते हैं। मतलब 2 से 3 गुना मुनाफा एक्वेरियम में बनाना कमा सकते हैं। और सबसे आसान है इसको मैनेजमेंट करना। बीच में आप 10 या 1 हफ्ता या 10 दिन के अंतर्गत आप सिर्फ 30 से 40% पानी चेंज कीजिए, और इसका जो दाना मिलता है कमर्शियल फीड मिलता है, बस दिन में 2 बार देना पड़ता है, इसी से वो मेंटेन रहता है। अगर और सजावटी को अच्छा करना है, जो नेचुरल एक्वाटिक प्लांट से एक्वाटिक फार्म से पानी में देने से इसका जो सजावटी गुण और बढ़ता है, और पानी का भी कंडीशन बहुत अच्छा रहता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट डॉक्टर शरद यलीगर ने दूरदर्शन से इन द्वीपों में कृषि की सततता और मसाला उत्पादों के संबंध में बातचीत की। जैसे आप सब जानते ही हैं कि देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कहीं पर हुआ है तो हमारे ही अंडमान निकोबार में हुआ है। और यहाँ पे कभी कभी ये सवाल उठता है कि इतना बारिश, जब आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश होता है, 87% जो लैंड है वो हमारा फॉरेस्ट के अंडर आता है, और हिली एरिया भी सब आता है। तो इसके जब इतने प्रॉब्लम्स है तो उस टाइम पे हम खेती जो है इसको हम कैसे इसका इनकम जो आय है इसको बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा है कि जैसे आपने सुपारी लगाया हुआ है, तो सिर्फ सुपारी ना करके उसके बीच में अगर आप बर्मिज धनिया अगर लगाते हैं या फिर सिनेमन लगाते हैं, क्लव लगाते हैं, तो क्या आय बढ़ता है। जैसे आप यहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजीज दे सकते हैं। इस यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट जो है यहाँ मिट्टी में ज़्यादा होता है, क्योंकि सुनामी हुआ था तब हम जानते हैं कि 10,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जो प्लेन लैंड है वो पानी में आ गया था। तो कैरीदान 4 और 5 जो है ये सॉल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। यहाँ पे हम जानते हैं कि हम पेस्टिसाइड नहीं लगा सकते, तो बैक्टीरियल विल्ट जो है एक प्रॉब्लम आता है ब्रिंजल में। तो अगर आप कैरी ब्रिंजल 1 और 2 लगाते हैं तो ये बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट ही है। और इसी प्रकार से ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा लगाने से क्या है कि मिट्टी को एक इम्यूनिटी मिलती है। जैसे हम नींबू पानी पीते हैं या फिर तो जिस तरह से हम नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं वैसे ही टेक्नोलॉजीज़ है। तो इसी तरह से हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल जो प्रमोट करते हैं इसीलिए करते हैं कि एक जो अगर लैंड है उसी लैंड में किस तरह से आय बढ़े और किस तरह से किसान समृद्ध और सशक्त हो। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम सर्टिफिकेशन का बात करते हैं, बहुत सारे किसानों को ये दिक्कत होता है कि हम सर्टिफाई कैसे करें, हमारा मूल्य जो है इसको कैसे इंसेंटिव मिले। तो मैं आपकी जानकारी को बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के अंडर में एक जो बड़ा प्रोग्राम है किसानों के लिए, परंपरागत कृषि विकास योजना। इस योजना में अंतर्गत ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को बहुत सपोर्ट किया जाता है। हम विश्व में अगर आप ऑर्गेनिक फार्मर्स को देखेंगे तो हम नंबर 1 पर है, और जो लैंड अगर हम देखें तो नंबर 2 पे है। तो इसी में क्या है कि एक पार्टिसिपेटरी जो है हमारा सर्टिफिकेशन स्कीम होता है, जिसमें हम अंडमान में ही, ऐसे नहीं कि बाहर हमें किसी, जैसे अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होता है, जिसमें अपेडा जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोसेस जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनसे करना पड़ेगा। लेकिन हम द्वीप में हैं, हमारे किसान का हो सकता है लैंड कम है, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे लोकल में ही, जैसे कंज्यूमर है हम लोग, प्रोड्यूसर्स फार्मर्स हो गए और एक लोकल अथॉरिटी मिलकर हम अपने आप में एक ट्रस्ट बेसिस पे एक सर्टिफिकेशन करके हमारे यहाँ लोकल में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से हम इसको बेच सकते हैं।
तो इस तरह से क्या है कि जो प्रोड्यूस हम कर रहे हैं इसका वैल्यू अच्छा करें। तो मसाले का भी जैसे हम कहते हैं कि जो मेनलैंड से आता है तो उसकी क्वालिटी का ये बात अगर हम करते हैं तो जैसे हम बताते हैं, अगर आप सिनेमन का ले लें, सिनेमन का क्वालिटी में दिक्कत कब आएगा? जब आपको उसमें ब्लैक स्पॉट्स दिखेगा, या उसका अगर आप तेज पत्ता देखोगे तो जब उसका ग्रीन कलर कम हो जाएगा तभी आपको ये दिक्कत लगता है ना। तो इसमें ना मिट्टी का दिक्कत है ना हमारे बारिश का। इसमें जो हम प्रोसेसिंग करते हैं, जिसका एक तो हम प्रोड्यूस तो करते ही हैं, उसके बाद जब हम हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद भी हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए। जैसे सिनेमन आप निकालते समय सिनेमन रब टूल हमारा कैरी की तरफ से है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो लेड कंटेंट उसमें नहीं आएगा, तो ब्लैकिश कलर नहीं आएगा। हमारा तेज पत्ता वैरायटी यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन तक वो हरा रंग रहेगा, तो उसका मार्केट में अच्छा वैल्यू मिलेगा। उड़द अगर हमारा देखेंगे तो शाइनी है तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को ज़्यादा वैज्ञानिक रूप से अगर जब करते हैं तो जिसको हम साइंटिफिक प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कहते हैं, वैसा करेंगे तभी एक फार्मर जो है एक नॉर्मल, जैसे हम बोलते थे पहले कि एग्रीकल्चर सस्टेनेबल है और हमारे घर के पीछे जितना फार्म उसमें करें, अभी ऐसे नहीं है। अभी एग्रीकल्चर एक कमर्शलाइज्ड वे में आगे आ गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एग्रो इको टूरिज़्म का भी जो है एक बहुत बड़ा डिमांड है, क्योंकि देखिए गोवा है, नैनीताल है, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर टूरिज़्म तो होता ही है, लेकिन अंडमान में इसकी खूबी क्या है, यहाँ पर इतना मैंग्रोव फॉरेस्ट है, यहाँ पर हमारे कोरल्स है, लीव्स है। ये सब को जब देखेगा बाहर के जो बच्चे जब आएंगे वो देखेंगे हाँ यहाँ पर आल्गे है, कोरल रीफ्स है, यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है, यहाँ पर बहुत सारे बर्मीज धनिया तक, जैसे हम कर्नाटका से थे, हमको नहीं पता था कि एक धनिया का अलग वैरायटी भी होता है, जो धनिया से बढ़कर ज़्यादा उसका जो स्मेल है अच्छा है और टेस्ट अच्छा है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये अंडमान निकोबार का दिया हुआ एक गिफ्ट है। इस गिफ्ट को जब हम टूरिज़्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो टूरिज़्म में इन्वॉल्व लोग हैं इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि संगीति करके एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोग्राम किया था, जिसमें हमारे एलजी सर के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ आए थे। तो उसमें देखने को मिला कि किस तरह से ट्राइबल एरिया का जो इंडिजिनस नॉलेज है ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, और जिस तरह से एग्रीकल्चर का एक एग्रो इको टूरिज़्म भी अभी CS सर ने इनाग्रेट किया था, तो वो भी आप एग्रो इको वॉक जो है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो बहुत सारा जो है एक अपॉर्चुनिटी है और इसके बारे में जो जानकारी हो यहाँ मिल भी जाता है। तो हम यही कहते हैं किसानों से कि चीज़ों को एक अपॉर्चुनिटीज़ जो है, अपॉर्चुनिटीज़ और स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करें। ये नहीं कि मतलब क्या वीकनेस है, क्या इसमें थ्रेट्स है, इस पर ना ज़्यादा फोकस करें। और कभी भी कोई भी तकनीकी जानकारी हो, कृपया आप यहाँ पे जो बातू बस्ती में कैरी है वहाँ पे आके संपर्क करें, हम आपकी सेवा के लिए हमेशा स्थित हैं। वहीं डॉक्टर पूजा बोहरा ने अनुसंधान उत्पादों का विस्तार से विवरण दिया। आज मैं आपको जिन क्रॉप्स के बारे में बता रही हूँ, इसे मालाबार इमली या मालाबार टैमरिन कहा जाता है। बेसिकली ये केरला की क्रॉप है और हमने इसे कैरी ने अराउंड 15 साल पहले हमारे आइलैंड्स में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की कि इसके जो और रिलेटिव्स हैं, काउफल जिन्हें कहा जाता है लोकली, तो क्या ये उनकी तरह परफॉर्म कर सकता है। तो हमने अपने पिछले 15 साल के रिसर्च में ये पाया कि यहाँ के लिए बहुत ही अच्छी फसल है, जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो हमने इस पर और रिसर्च किया और इसकी वैरायटीज़ निकाली हैं। अभी मैं आपको 2 वैरायटीज़ दिखा रही हूँ। ये जो वैरायटी है द्वीप विशाल, इसके फल बहुत बड़े होते हैं और एक पेड़ से आपको कम से कम 130 से 140 किलो तक की पैदावार मिल जाती है, जिसे आप ड्राई करके अगर सुखाएंगे तो करीब 14 से 15 किलो आपको ड्राइड प्रोड्यूस मिलता है। और मार्केट रेट अभी 1000 रुपीज़ kg है। तो इसके हिसाब से किसान को एक पेड़ लगाने से भी 14 से 15 हज़ार रुपये का बेनिफिट हो जाता है। दूसरी ये जो वैरायटी है इसका नाम है द्वीप अग्रिम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अग्रिम मीन्स अर्ली, एडवांस्ड। तो ये फ्रूटिंग में बहुत जल्दी आती है। बाकी वैरायटीज़ जो जुलाई में हार्वेस्ट होना शुरू होती हैं, ये वैरायटी अप्रैल के एंड से हार्वेस्ट होने लगती है। और जब हमारे आइलैंड में बारिश का सीज़न होता है तब तक इसकी 30 से 40% हार्वेस्टिंग हो जाती है, जिससे कि छोटे फार्मर इसे सन ड्राइंग करके भी इसके प्रोड्यूस को रेडी कर सकते हैं। ये इसका ड्राइड प्रोड्यूस है और ये इस प्रोड्यूस की स्पेशलिटी ये है कि इसमें एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टी होती हैं। इसमें कंपाउंड है हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड, जो हमारे शरीर में फ़ैट जमा नहीं होने देता। इसलिए अगर आप देखेंगे कि केरला में जो ट्रेडिशनल इसका यूज़ है वो नॉन वेज करीज़ में, स्पेशली फ़िश करीज़ में किया जाता है, जहाँ हम बहुत तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो तेल हमारी बॉडी में कैसे डिपॉजिट ना हो, ये कंपाउंड वो काम करता है। तो आप किसी भी ऐसी क्यूजीन्स में, वेज और नॉन वेज में, इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ कैरी ने इस साल ये नई वैरायटी तेजपत्ते की निकाली है, द्वीप तेज 1। और इस वैरायटी का स्पेशलिटी ये है कि ये इंडिया की पहली तेजपत्ता वैरायटी है। आज तक इंडिया में कोई वैरायटी डेवलप नहीं की गई थी।
इस वैरायटी में बहुत अच्छा कलर रिटेंशन है, ड्राइंग के बाद भी बहुत अच्छा ग्रीन कलर मेंटेन रहता है, बहुत अच्छा एसेंशियल ऑयल कंटेंट है, अराउंड 0.5% एसेंशियल ऑयल इसमें मिलता है और इसको ग्रो करके भी हमारे आइलैंड के किसान बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये तो हो गई जो वैरायटीज़ हमने 2024-25 में डेवलप की हैं। इसके साथ ही बहुत सारे यहाँ के जो अंडर यूटिलाइज फ्रूट्स हैं, लोकल फ्रूट्स हैं, हम उसका सभी का प्लांटिंग मटेरियल अपनी नर्सरी में बनाते हैं और आप किसी भी दिन जो वीक डेज़ होते हैं, ओपन डेज़ हैं, आप उन पे आके हमारी नर्सरी से डिफरेंट फ्रूट्स जो यहाँ के हैं, कई तरह के काऊ फल हैं, खट्टा फल हैं, तो करीब 35 तरह के यहाँ के लोकल फ्रूट्स का हम प्लांटिंग मटेरियल किसानों को प्रोवाइड करते हैं। साथ ही सारे के सारे जो मसाले यहाँ हो सकते हैं उनका प्लांटिंग मटेरियल भी आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए, मसालों की अगर हम बात करेंगे तो वो 75 करोड़ नहीं, इट इज़ 700+ करोड़, इतना हम इंपोर्ट कर रहे हैं हर साल में। एंड वो सिर्फ दालचीनी की बात कर रहे हैं। जो वो करोर्स का आपको बताया गया है, वो करोर्स तो 850 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली इंडिया इंपोर्ट करता है हर साल दालचीनी। तो वो तो अभी जो एडमिन का प्रोग्राम है दैट इज़ फॉर मेनली फोकसिंग ऑन स्पाइसेस, और उसमें भी सिर्फ सिनेमन को उन्होंने अभी फोकस क्रॉप बनाया है। तो सिनेमन को, दालचीनी को बढ़ावा देने के लिए डेफिनेटली यहाँ की जो क्लाइमेट है वो दालचीनी के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ कोई मेजर जो पेस्ट और डिजीज़ मेनलैंड में होते हैं दालचीनी में वो यहाँ नहीं देखे गए हैं। और जो जिस तरह की क्लाइमेट है, मॉडरेट, साल भर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता, तो उसके हिसाब से अच्छी दालचीनी यहाँ हो सकती है। और कैरी ने बहुत सारे जो मेनलैंड की वैरायटीज़ हैं उन्हें यहाँ पे लाके स्टडी किया और देखा कि कुछ वैरायटीज़ हैं, जैसे कोंकण तेज वैरायटी है जो महाराष्ट्र की है और यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो ओपन कंडीशन में। और अगर आप सुपारी या नारियल के बीच में लगाना चाहते हैं तो यरकॉट 1 एक वैरायटी है तमिलनाडु की जो यहाँ बहुत बढ़िया परफॉर्म करी है। 6 साल तक हमने उसे स्टडी किया फील्ड में लगा के। तो इन दोनों वैरायटीज़ का भी जो चारा है हम वो किसानों को उपलब्ध कराते हैं। तो इसके लेयर्स, एयर लेयरिंग से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं और वो यहाँ पे चारा मिल जाता है। जहाँ तक आप सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, अगर आप लिमिटेशन देखें, हमारी मेन लिमिटेशन है ज़मीन की कमी। तो ज़मीन इतनी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो हमें जो हमारे सुपारी नारियल के बगीचे हैं उसमें अंतर फसल के रूप में मसालों को उगाना होगा। और मेन पर्पस अगर हम देखें हमारी जो क्रॉपिंग का है वो सिर्फ सेल्फ सफिशिएंसी पे फोकस नहीं करना चाहिए, वो टूरिज़्म ओरिएंटेड अगर हम उसे करें और कृषि को ये बनाएं, प्रॉफिटेबल बनाएं, तो आई थिंक लाइवलीहुड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एट द मोमेंट सेल्फ सफिशिएंसी इन स्पाइसेस। तो जो यहाँ के लोकल मसाले हैं, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे वुडी पेपर रखा हुआ है, चोई झाल जैसा मसाला है, यहाँ की दालचीनी बहुत अच्छी है। तो इस तरह के मसालों को ग्रो करके आप टूरिस्ट को प्रीमियम प्राइसेस पर दे सकते हैं। तो कम एरिया, कम एकरेज या प्रोडक्शन होते हुए भी आप इन चीज़ों से लाइवलीहुड सिक्योरिटी अपनी इंश्योर कर सकते हैं। और जहाँ तक सेल्फ सफिशिएंसी की बात है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक सिस्टम में काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम एट द मोमेंट हम यील्ड को इतने हाई लेवल पे ले जाने की नहीं सोच सकते जहाँ कि हम कुछ ही सालों में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। हाँ, 1 या 2 फसलें जैसे सिनेमन को लेके उसमें हम ज़रूर टारगेट कर सकते हैं कि उसमें हम सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करेंगे, लेकिन ब्लैक पेपर या क्लव जैसी जो क्रॉप है उसमें अभी हम बहुत दूर हैं टारगेट से। महिला किसानों ने भी इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, खासकर कृषि विज्ञान केंद्र नींबूडेरा में। उन्होंने पोल्ट्री, मशरूम और बागवानी संबंधी तकनीकी जानकारी प्राप्त की और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। ये आयोजन केवल एक योजना की किश्त जारी करने की प्रक्रिया भर नहीं था, बल्कि ये था किसानों को सशक्त बनाने, नई तकनीकों से जोड़ने और द्वीपों की कृषि को टिकाऊ और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प। इस पूरे आयोजन के पीछे रहा केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र और अंडमान एवं निकोबार प्रशासन का समन्वित प्रयास।